अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं जेंगो के बेसिक्स, यानी मतलब जेंगो की थ्योरी पढ़ेंगे। हमें जेंगो का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अभी, लेकिन अगर आप कोई इस वीडियो पे कुछ रिस्पांस आया सही तो मैं इसके ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ जेंगो बेसिक पढ़ेंगे, जेंगो की जो थ्योरी है कि जेंगो क्या होता है, किस लिए काम आता है और जेंगो के क्या फंक्शन हैं। बेसिकली उसी के बारे में पढ़ेंगे और जेंगो की समझो तारीफें पढ़ेंगे बस। तो उसके अलावा मैं बता दूँ कि अगर इस पर कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स आया तो इंशाल्लाह मैं इसके ट्यूटोरियल्स भी बनाऊंगा। तो बाकी ये है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, ताकि इसकी रीच बढ़ सके और आगे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और फिर इसमें अब जेंगो पर जाते हैं और देखते हैं क्या जेंगो होता है। तो जेंगो क्या होता है? एक हाई लेवल पाइथन फ्रेमवर्क होता है जो इनकरेज करता है एक रैपिड डेवलपमेंट को, फास्ट डेवलपमेंट को और स्केलेबल डेवलपमेंट को। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो डोंट रिपीट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। अब डोंट रिपीट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? डोंट रिपीट मतलब कि जो आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें बार बार आप डेटाबेस बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो आप बार बार ना करें। एक ही साथ आपको 4 चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसमें बस एडिशंस करते रहें, आप उसमें एडिट करते रहें चीज़ें। आप देखें, आपने अगर एक वेबसाइट बनाई है ना, तो आप उसको बेसिकली अगर आपने सैम्पल वेबसाइट बनाई है, आप उसमें 600 वेबसाइट एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका फ़र्क होता है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। आप बार बार वो शुरू से जाके प्रोजेक्ट नहीं खोलना पड़ेगा, शुरू शुरू से जाके प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आपको रिपीट नहीं करना अपने आप को। ठीक है, तो बेसिकली ये जेंगो का कंसेप्ट है। अब जेंगो क्या करता है, आगे देखते हैं इसके ओवरव्यू। तो पहले इस पे मॉडल व्यू, ये बेसिकली मॉडल व्यूज ये आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट पे बेस्ड होता है। और इसमें क्या होता है, हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है। मॉडल की, व्यू की, कंट्रोलर तो नहीं कहेंगे इसको, टेम्पलेट कहेंगे। टेम्पलेट की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। अभी देख लें, जेंगो फॉलोज अ स्लाइटली डिफरेंट आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म नाउन एज मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, मॉडल क्या होता है? डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर। जेंगो मॉडल्स रिप्रेजेंट डेटाबेस टेबल एंड ईच मॉडल क्लास मैप्स टू अ डेटाबेस टेबल। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जेंगो के अंदर जो मॉडल होता है वो बेसिकली डेटाबेस का काम करता है। आप उसके अंदर पाइथन के थ्रू क्लासेस बनाते हैं, अपने मॉडल बनाते हैं। आप उसके अंदर क्यूरीज किस तरह लिखते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, और वो ट्रांसलेट हो जाती है डेटाबेस की लैंग्वेज में। ठीक है, वो अलग मैं आपको बताऊंगा किस तरह होती है, लेकिन ये है कि वो बेसिकली आप पाइथन में लिखते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, आप बेसिकली डेटाबेसिस पाइथन में बनाते हैं और वो ट्रांसलेट एक डेटाबेस एसक्यूएल क्यूरी में हो जाती है। इसका एक अपना इंजन होता है ना, एसक्यूएल लाइट नाम से। तो बेसिकली आप जब लिखते हैं ना पाइथन में जो भी मतलब डेटाबेस बनाते हैं, वो उसमें ट्रांसलेट हो जाता है एसक्यूएल के लैंग्वेज में। ठीक है, तो व्यू क्या करता है? व्यू का हैंडल करता है लॉजिक को, यानी उसके फंक्शंस को। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली तो सारा जितना भी लॉजिक होता है वेबसाइट का, कि वो वेबसाइट क्या काम कर रही है, उसमें क्या क्या डेटा इनपुट, फॉर्म कैसे लेंगे, फॉर्म को आउटपुट के साथ दिखाएंगे, फॉर्म को शो कैसे कराएंगे, जो पेजेस हैं वो दूसरे पेज पे मतलब कि किस तरह शो कराएंगे, ये पेजेस का क्या करना है, क्या सीन है, सारा लॉजिक जो है ना, वो बेसिकली व्यूज़ हैंडल करते हैं। तो व्यू पाइथन की फंक्शन और क्लासेस होती हैं जो रिसीव करती हैं रिक्वेस्ट, वेब रिक्वेस्ट, और रिटर्न करती हैं वेब रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा लॉजिकली सारा काम करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद टेम्पलेट्स आ जाती हैं। टेम्पलेट क्या करती हैं? वो प्रेजेंटेशन लेयर होती हैं। बेसिकली जो आप सामने देखते हैं ना इंटरफेसेस, वो सारा टेम्पलेट हैंडल करती हैं। इसका एक अलग फोल्डर होता है जिसमें सारी की सारी एचटीएमएल फाइल्स जाती हैं, सिर्फ एचटीएमएल फाइल्स जाती हैं। जो आपकी स्टैटिक फाइल्स होती हैं ना, जैसे बूटस्ट्रैप की फाइल्स होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होगी, सीएसएस की फाइल्स होंगी, वो स्टैटिक फोल्डर में जाती हैं। वो अलग बनाना पड़ता है, वो इनेबल करना पड़ता है, ये भी इनेबल करना पड़ता है, लेकिन वो फिलहाल अलग की वो ट्यूटोरियल वाली लाइन की बात है। ठीक है, तो ये है कि आप इसमें डायनेमिक कंटेंट रेंडरिंग कर सकते हैं, जो मतलब कि एचटीएमएल का यूज़ करके आप यहाँ पे टेम्पलेट्स बना सकते हैं, मतलब रख सकते हैं बेसिकली। और आपको यहाँ पे वहाँ से कनेक्शन करवाना पड़ता है यूआरएल से करने के लिए इसको। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग क्या होती है। बेसिकली आपको मैं सीधा समझाऊं तो मैं ये डेफिनेशन पढ़ने का टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। तो बेसिकली जो आप पाइथन में मॉडल बनाते हैं ना, क्लासेस बनाते हैं, जो भी आप डेटाबेस पाइथन की लैंग्वेज में बनाएंगे, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा एसक्यूएल क्यूरीज में। ठीक है, बस इतना सा आप समझ लें कि बेसिकली जो भी डेटाबेस आप बनाएंगे ना पाइथन की लैंग्वेज में, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा। तो उसके टेबल्स, उसके आईडीज़ वगैरह सारी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगी कि एसक्यूएल क्यूरीज में। तो बेसिकली आपको एक डेटाबेस में जाकर क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ेंगी, आप डायरेक्टली पाइथन की लैंग्वेज में आप जाकर मॉडल्स में क्यूरीज लिखेंगे, या आप किसी पावर शेल में क्यूरीज लिखेंगे, वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे एसक्यूएल क्यूरीज में। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का जो है ना वो मैपिंग हो जाती है ओरिजिनल उसके डेटाबेस से। ठीक है, तो बस ये आप ये समझ लें। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है जेंगो। उसके बाद यूआरएल डिस्पैचर क्या होता है? यूआरएल डिस्पैचर क्या होता है कि जब आप किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो उसके दरमियान में जो आप यूआरएल की चेंजिंग देखते हैं, जो आपको मतलब लोकेशन, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पे लेके जाता है, वो है यूआरएल। ठीक है, यूआरएल क्या करता है? जेंगो यूजेस यूआरएल डिस्पैचर टू मैप यूआरएल्स टू व्यूज। तो बेसिकली आपका व्यूज का कनेक्शन यूआरएल से करवाते हैं, ये यूआरएल का कनेक्शन व्यू से कराते हैं, जो आपको कनेक्ट एक दूसरे से करने के बाद आप किसी भी पेज के साथ मतलब कि आगे पीछे उसके जा सकते हैं, मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। यूआरएल क्या करता है? डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन व्हिच मैप्स यूआरएल पैटर्न टू व्यू फंक्शन और क्लासेस। दिस हेल्प इन कीपिंग द यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड सेपरेटिंग कंसर्न। मतलब कि यही है कि भाई ये उसके फाइल में सेव होता है, यूआरएल की फाइल में सेव होता है, जो आपको इसको सीधे सीधे मैं बताऊं तो बस ये कह दें कि भाई आपकी यूआरएल की जितनी भी राउटिंग है ना, सारी की सारी यूआरएल डिस्पैचर करता है। ठीक है, मतलब कि यूआरएल जब व्यू से कनेक्ट होता है ना, फिर
आप समझो अबाउट पेज से जाते हैं इंडेक्स पेज पे, होम से कॉन्टेक्ट पेज पे, ये सारे छेड़ बदल जो हो रही होती है ना लोकेशन की, जो मतलब यूआरएल की छेड़ बदल हो रही होती है, सारी डिस्पैचर करता है यूआरएल डिस्पैचर, ठीक है। तो जो भी आप देखेंगे एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, जो ऊपर यूआरएल चेंज होता है वो सारा यूआरएल डिस्पैचर का होता है, ठीक है। एडमिन इंटरफेस, एडमिन का मतलब पता है क्या, जो आप पूरे मतलब के सिस्टम को कंट्रोल करता हो, ठीक है। तो बेसिकली एडमिन इंटरफेस क्या करता है कि इसके अंदर जो जेंगो के अंदर एक यूजर फ्रेंडली एडमिन इंटरफेस आता है, जो ऑलरेडी आपको ऑप्शन दे देता है सारे आपके मॉड्यूल्स को कंट्रोल करने के। फॉर एग्जांपल आपने डेटा बेसिस बनाई है ना, क्लासेस वगैरह जितनी बनाई है उनको रजिस्टर किया है, उन सब क्लासेस वगैरह को, उनके साथ आप क्रूड ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। क्रूड ऑपरेशन क्या, क्रिएट, रीड, डिलीट और अपडेट। तो ये ऑपरेशन आप इजीली जाकर आप यूजर इंटरफेस के साथ कर सकते हैं। आप इसके लिए क्यूरीज नहीं आपको लिखनी पड़ेंगी, ये इसका फायदा है। आप डायरेक्टली जाकर उस चीज़ को, आप उस मॉडल को रीड कर सकते हैं, उस मॉडल में एडिशन कर सकते हैं, और मॉडल में उसको रीड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा एडमिन इंटरफेस के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 मॉड्यूल है टीचर और स्टूडेंट के, जितने भी इसके अंदर आपने चीज़ें बनाई है ना, परमिशंस दी हैं, जो भी स्टाफ यूजर की परमिशंस दी हैं, या अंदर जो भी मॉड्यूल्स बनाए हैं, जो भी रिक्वेस्ट बनाई है, जो भी आपने इसके ना फॉर्म सबमिट कराए, वो सब आप इसमें जाके डिलीट अपडेट ये कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स बेसिकली जब हम HTML के अंदर जो फॉर्म बनाते हैं वो अब आपको इसमें डायरेक्टली नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईजी चीज़ें चाहते हैं ना तो आप फॉर्म यूज़ करेंगे। मैं तो अभी फिलहाल HTML यूज़ करता हूँ। फॉर्म में मुझे ज़्यादातर कभी कभी इस तरह होता है कि मुझे बहुत तंग करते हैं, ये एरर आ जाते हैं, लेकिन ये कि HTML के फॉर्म आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फॉर्म यूज़ करेंगे, इसका ये फ़ायदा है कि आपको HTML के अंदर फॉर्म नहीं बनाने पड़ेंगे, रेंडरिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली फॉर्म बनाएंगे, बस HTML की जाके उसकी सेटिंग करेंगे, और वो आपके जो पाइथन फॉर्म होगा ना उसको ट्रांसलेट कर देगा किसमें, HTML फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये होगा कि पाइथन लैंग्वेज में आप फॉर्म लिखेंगे और वो ट्रांसलेशन उसकी HTML लैंग्वेज में हो जाएगी। तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी क्या करता है, कि प्रोवाइड करता है फॉर्म लाइब्रेरी टू हैंडल HTML फॉर्म क्रिएशन, वैलिडेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर्म इन Django और डिफाइंड यूजिंग पाइथन क्लासेस कैन बी रेंडर्ड इन टेम्पलेट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा इनपुट वैलिडेशन भी लेता है एंड सैनिटाइजेशन भी लेता है, और ईजियर कर देता है फॉर्म बिल्ड करने को, ठीक है। तो बेसिकली आप डायरेक्टली फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं, आपको HTML में जाके फॉर्म बिल्ड नहीं करनी है। मिडिलवेयर क्या होते हैं, मिडिलवेयर बेसिकली Django के फ्रेमवर्क होता है जो हुक करता है Django की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग को, ठीक है। मतलब कि जितनी भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की प्रोसेसिंग हो रही है तो वो बेसिकली मिडिलवेयर हैंडल करता है। और ये मिडिलवेयर के क्या परफॉर्म करता है, कैन परफॉर्म ऑपरेशन बिफोर एंड आफ्टर अ व्यू इज कॉल्ड। तो मतलब कि जब व्यू और फंक्शन कॉल होता है ना, उससे पहले के और बाद के जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो बेसिकली ये मिडलवेयर परफॉर्म करता है, सच एज ऑथेंटिकेशन, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, मॉडिफिकेशन। तो मतलब कि जितने भी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आप देखेंगे ना, वेब रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट वगैरह, जितने की रिस्पॉन्स, इनकी मॉडिफिकेशन, अपडेशन, ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस जितने भी, ये सारे मिडलवेयर हैंडल करता है, ठीक है। तो ये बीच में मिडल का काम करता है बेसिकली। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये तब काम आएगा जब कोई आप लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, या आप कोई पासवर्ड प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाएंगे, इनक्रिप्टेड सिस्टम बनाएंगे, तब ये प्रोवाइड क्या करता है, रोबस्ट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैकेनिज्म। आउट ऑफ द बॉक्स ऑथेंटिकेशन द प्रोसेस आइडेंटिफाई यूजर वाइल ऑथराइजेशन डिफाइंस डिटरमाइन व्हिच एक्शन इज अलाउड टू परफॉर्म, ठीक है। बेसिकली यही क्या है भाई, ऑथेंटिकेशन ये बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है कि भाई एक ऑथेंटिकेशन वो प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है यूजर को, ऑथराइजेशन वो प्रोसेस है जो उसको अलाउ करता है करने को, परफॉर्म करने का एक्शन। बेसिकली जब आप लॉगिन पेज बनाएंगे, तो जब आप उसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, तो तब काम आएगा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। वो ऑथेंटिकेट करेगा कि वही लोग यूज़र है जिसने लॉगिन किया था पिछली बार, या जिसने रजिस्टर किया हुआ है, और फिर वो उसको ऑथराइज कर देगा अगले पेज पे जाने के लिए, वरना उसको सेम पेज पे रखेगा। तो Django को ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है वेरियस इनको मेथड्स को, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड है, ओथ और लेडैप प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसको ये सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, सिक्योरिटी फीचर ये है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा सिक्योर जनाब Django फ्रेमवर्क है, तो इसमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस रिक्वेस्ट, फॉरग्री, ये जितने भी प्रोसेस हैं इनकी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। इसमें ये जितने भी वेबसाइट हैकिंग टूल्स हैं ना, वेबसाइट को क्रैक करने के टूल्स जितने भी हैं, इन सब से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, इसमें गारंटीड है Django में। तो ये ऑलरेडी खुद ही करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये क्या करता है, इनकरेज करता है सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस को बाय प्रोवाइडिंग टूल्स एंड गाइडेंस टू डेवलपर्स, ठीक है। तो ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी है, जिसे आप देखकर इससे आप सीख सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन। तो बेसिकली ये क्या है, सपोर्ट करता है इसको फीचर्स को, अलाउइंग डेवलपर्स टू क्रिएट एप्लीकेशन दैट सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज एंड ओरिजिन्स। मतलब कि आपकी जो लैंग्वेजेस होंगी ना, आप जिस लैंग्वेज समझे किसी और लैंग्वेज में क्यूरी लिखते हैं, जो स्ट्रिंग लिखते हैं, वो वो ट्रांसलेट कर देगा उसको अपने कोड में, ठीक है। क्या क्या, डेवलपर कैन डिफाइन ट्रांसलेशन स्ट्रिंग इन द कोड एंड Django प्रोवाइड टूल टू ट्रांसलेट द स्ट्रिंग इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। मतलब किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप चाहेंगे। तो बेसिकली आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और वो किसी और लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देगा। एक मिनट, ट्रांसलेशन। अच्छा, टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो
टेस्टिंग फ्रेमवर्क बेसिकली जब यूनिट टेस्टिंग करते हैं ना, तो तब ये काम आता है। बेसिकली जब यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है ना किसी कोड में, जो डेवलपर्स करते हैं मोस्टली, तब आपको ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क काम आएगा, ठीक है। आपके यूनिट टेस्ट राइट करने के लिए, इंटीग्रेशन टेस्ट राइट करने के लिए। इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होते हैं? दो मॉड्यूल्स को जोड़ने के टेस्ट कहते हैं। डेवलपर्स कैन क्रिएट टेस्ट केसेस टू इंश्योर दैट करेक्टनेस ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड रेगुलेशन। तो बेसिकली ये अपने आप को जो आप टेस्ट वेरीफाई करने के लिए बेसिकली कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो ठीक काम कर रहा है, उसके फंक्शंस ठीक काम कर रहे हैं, और रिग्रेशन तो नहीं कर। रिग्रेशन क्या होता है? जब कोई चीज़ आप अपडेट करते हैं, उसके साथ जो अपडेट करने के साथ कोई फीचर इफेक्ट हो जाए, ठीक है, कोई फीचर ना काम करो, कोई सा काम खराब हो जाए, तो वो उसको भी चेक करता है, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट परफॉर्म करने में काम आता है टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो रेस्ट फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन ये क्या होता है? तो ये बेसिकली एपीआईज क्रिएट करने में काम आता है। कौन सी? रेस्ट एपीआईज क्रिएट करने में। तो जेंगो जो रेस्ट फ्रेमवर्क है ना, वो एक बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल टूल किट है, जो वेब एपीआईज को बिल्ड करने में और उनको क्रिएट करने में बेसिकली काम आता है। तो ये जेंगो फ्रेमवर्क एक्सटेंड्स जेंगोस कैपेबिलिटीज टू क्रिएट रेस्टफुल एपीआईज क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो तेज़ और बड़े अच्छे अंदाज से आपको क्रिएट करने में काम आता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस क्या है? स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस यानी आप उसमें कितना ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, कितना मतलब ट्रैफिक झेल सकता है। ये हाई ट्रैफिक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाने के लिए काम आता है ना, बड़ी वेबसाइटें बनाने के लिए काम आता है, बहुत बड़ी बड़ी बड़ी। तो ये आपका सबसे ज़्यादा हाई ट्रैफिक और लार्ज डेटा सेट आपका हैंडल कर सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत हाई लेवल होती है। यह डिप्लॉयमेंट ऑप्शन को सपोर्ट करता है, जो ट्रेडिशनल हमारे डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है, जैसे पैचेस, निकनिक्स और कंटेनराइजेशन, जो कंटेनर्स यूज़ होते हैं ना, जो मतलब कि डॉकर या कुबरनेटिस, इसको भी सपोर्ट करने में काम आता है, ठीक है। तो ये इसके लिए बड़ा मतलब कि अच्छा है। तो बेसिकली मैंने जो तेज़ आपको ओवरव्यू दे दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैंने इसको ये दूसरी बार बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ दिया, वरना मैं थोड़ा सा आपको स्लो समझाता। लेकिन स्लो समझाने का फ़ायदा नहीं है, मैं आपको तेज़ समझाया ताकि आपको जल्दी जल्दी दिमाग में सारे कंसेप्ट बैठ जाएँ। और आप स्लो करके भी वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 बार भी देख सकते हैं। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़, मुझे थ्योरी खुद नहीं पसंद, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कंसेप्ट देने के लिए था कि भाई ये करता क्या है बेसिकली। तो ये बस आपको समझना है, इसमें सारा प्रैक्टिकल ही है जो हमने करना है। बेसिकली अगर आप ये वीडियो कुछ अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, तो मैं इसमें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट कर दूँगा, वरना मैं इसको फिर मैं कैसे स्टार्ट करूँ? पीछे मैंने पाइथन की सीरीज़ बनाई है, उसमें भी कोई इतने लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैं कुछ वीडियोज़ लास्ट बना रहा था, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं रिस्पॉन्स आया। इसलिए मैं अब दिल नहीं कर रहा था मेरा कि भाई मैं अब कुछ आगे स्टार्ट करूँ सीरीज़ कोई। लेकिन अगर इस पे कुछ रिस्पॉन्स आया, तो इंशाल्लाह मैं इसके ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूँगा। मैं भी इसको समझ रहा हूँ, मैं भी इसमें अभी मतलब कि मुझे बेसिक चीज़ें आ गई हैं, तो मैं आपको वो समझाना स्टार्ट कर दूँगा, और जो मैं साथ-साथ समझ रहा हूँ, वो भी समझाऊँगा इंशाल्लाह। तो आपको अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।